हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों पे सुरक्षित होइएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखते होइएगा। आज हम लोग फिर से अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा था। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाना था। कुछ प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में देखे थे और बाकी का प्रॉपर्टी इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट वीवीआई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली सी बात समझ लीजिए कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको आएगा ही। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। उसके बाद अगर समय बचा तो हम लोग एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आज केवल प्रॉपर्टी देख करके ही छोड़ देंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग वो पीछे जो 2-3 प्रॉपर्टी पढ़े थे उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर कंटिन्यू वे में चौथा, पांचवा, छठा प्रॉपर्टी देखेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी कलम साथ में निकाल लीजिएगा और हेडिंग लगा लीजिएगा फिर से प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत मजा आने वाला आज के टॉपिक में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यही टॉपिक था हमारा। इस टॉपिक को डिस्कशन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। 3 टॉपिक्स को मैं लिखूंगा नहीं, बस बताऊंगा, क्योंकि लिखने के लिए तो मैं पिछली वीडियो में लिख ही दिया था। पहला प्रॉपर्टी कहता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये ना बताए थे, जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया है 0 0 0 2 9 6 2 5 8, इसके अलावा कुछ भी तो लिखा रहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0। पहला नंबर प्रॉपर्टी के आधार पर बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब क्या कि बराबर हो जाए। कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका भी वैल्यू 0 होगा। देखिए जरा सा, हम कह रहे 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये 5 6 7 है, या तो यहाँ पर 5 6 7 लिख दीजिए तो भी, या 8 9 10 लिख दीजिएगा तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बराबर हमको लिखना है। तो मान लेते हैं 5 6 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे के साथ सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक ना। तो ये 2 प्रॉपर्टी था। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, ये पहला प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, ये दूसरा प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आएगा आपके सामने में। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, ठीक है, इसी को ट्रांसपोज के नाम से भी आप कह सकते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम वैल्यू देता है, ठीक है। यानी आप सिंपल बात समझ लो कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू आप कैसे कहो कितना होगा, 4 इकाई 4 और -6 बराबर आपका हो जाएगा -2। क्लियर है। और इसी के इस डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी ये जो 1 2 है 1 2 ऐसे लिख देंगे 1 2 और 3 4 3 4। देख लीजिए रो कॉलम बन गया और कॉलम रो बन गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका भी वैल्यू आएगा 4 इकाई 4 और -3 9 6 बराबर कितना -2। बस यही 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। पहला नंबर प्रॉपर्टी कि अगर पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम एगो कोई 0 हो तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा था कि रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, ठीक है, रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी फिक्स, सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हमारी बारी है इससे आगे पढ़ने का। प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 7 जो भी है उसको पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है। बने रहिए आप लोग, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए।
अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 P4, हेडिंग लगा लीजिएगा, इसके आगे का वीडियो आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, 3 और 4 में बस थोड़ा सा अंतर है। 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहा है कि किसी डिटर्मिनेंट के पूरे रो को पूरा कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो गो रो को या दो गो कॉलम को, मैं बीच में या वर्ड का यूज कर रहा हूं, इस पर बात पर ध्यान दीजिएगा, और नहीं लगा रहे, या कहना है, ठीक ना, कि दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब रो को रो से बदला बदली करेंगे और कॉलम को कॉलम से बदला बदली अगर कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी फिक्स्ड। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहला का वैल्यू अगर मान लीजिए कि +10 आ रहा है तो इंटरचेंज करने पर वैल्यू क्या आएगा, -10 आएगा। अगर -25 आएगा पहला में तो दूसरा में क्या हो जाएगा, +25, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को, रो को रो से इंटरचेंज करने पर, दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, साइन में चेंजिंग आ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूं, उसके बाद इस पर एग्जांपल लेंगे। हमने क्या कहा, इफ वी इंटरचेंज any two row or column of determinant, then value of determinant विल बी फिक्स्ड। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, ठीक है, बट साइन विल बी चेंज। क्लियर है, नहीं क्लियर है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मेन तो एग्जाम्पल होता है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी एक डिटर्मिनेंट आप ले लो, उसका वैल्यू पहले फाइंड कर लो, तब उसमें क्या कीजिएगा, दो गो रो और दो गो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके देखिएगा वैल्यू वही आएगा बट साइन चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जांपल में, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। हम कह रहे हैं 1 2 3 0 2 5 3 2 1। वैल्यू आपको बहुत अच्छे से निकालने आता है और इसका तरीका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। क्या करना है, रो वाइज तोड़ लो या कॉलम वाइज तोड़ लो, 1 into छोड़िएगा क्या हो जाएगा, 2 2 5 1, -2 into इसको छोड़िएगा 0 3 5 1, नेक्स्ट +3 के साथ क्या आएगा, इसको छोड़िए तो आपका आ जाएगा 0 3 2 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 into 2 -10 -2 into 0 -15 +3 into 0 -6 बराबर 1 into -8 -2 into -15 3 into -6 बराबर क्या हो जाएगा, -8 +30 -18 बराबर माइनस ये आपका हो जाएगा 18 8 26 -26 +30 बराबर वैल्यू क्या आ गया, +4। यही तो हमको दिखाना है कि देखिए इसका वैल्यू क्या आया, +4 आया, क्या आया, +4। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस रूल को अप्लाई कीजिए, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी दो गो रो या किसी कॉलम को आप इंटरचेंज कर लो, बदला बदली कर लो, मतलब आप इस दोनों कॉलम को बदला बदली कर सकते हो, इस दोनों कॉलम को बदला बदली कर सकते हो, इस दोनों रो को आपस में बदल सकते हैं, इस दोनों रो को आपस में बदल सकते हैं, किसी भी दो गो रो या कॉलम को आपस में बदल करके देखिए वैल्यू तो वही रहेगा। इसका वैल्यू 4 है तो 4 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर +4 आया है तो क्या हो जाएगा,
-4। आपको बस ध्यान में ये रखना है, समझना ये है कि अगर दो रो या कॉलम को अगर आपस में बदला बदली करेंगे तो वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव बना लेंगे, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जगह तो है नहीं, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं। देखिए तो कट रहा है, ध्यान दीजिए तो नीचे में कहाँ तक आ रहा है और नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक, और इधर सब जगह उतना ही, हमको इधर से ही लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, उतना काट लेंगे। चलिए तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक ना। सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, किसी दो को आपस में इंटरचेंज कर ले। आप बताओ किसको करें, कॉलम नंबर 1 3 को कर ले या 1 2 को, किसी भी एक को आप कर सकते हैं। हम एक करके आपको दिखा रहे हैं। आपको अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा तो आप क्या करना, आप किसी और को इंटरचेंज करके देख लेना। हम यहाँ पर दो को बदल लें, मान लीजिए कि हम C1 और C3 को बदल रहे, ये C1 C3 है ना, तो C1 के जगह पर C3 और C3 के जगह पर C1 कर ले रहे। देखिएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, +4 से -4 आएगा। यानी हम लिख रहे हैं इंटरचेंजिंग C1 एंड C3 वी गेट। C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज करने पर क्या पाइएगा आप, डिटर्मिनेंट्स आपका जो होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वो बनेगा 3 5 1 3 5 1 2 2 2 1 0 3। क्लियर है, इंटरचेंज कर लिए, तीसरा के जगह पर पहला, पहला के जगह पर तीसरा। अब इसका वैल्यू निकालने आपको आता है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए जरा सा। 3 इंटू, इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा तो बचेगा 2 2 0 3 -2 इंटू, इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा तो बनेगा आपका 5 1 0 3। नेक्स्ट +1, ये बनेगा, इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा तो 5 1 2 2 5 1 2 2 बराबर 3 इंटू 6 -0 -2 इंटू 15 -0 +1 इंटू 10 -2 बराबर, आगे करके लिखिए दे रहे हैं 3 गुने 6 यानी 18 -2 गुने 15 यानी -30 और 1 गुने 10 में से 2 जाता 8 से क्या हो जाएगा +8 बराबर 18 8 26 और -30 बराबर क्या हो गया माइनस। देखिए क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर +4 में और यहाँ पर -4 में है, मतलब हमारी कही प्रॉपर्टी नंबर 4 100% सही है। ये क्या कर रहा है कि अगर किसी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं यानी बदला बदली करते हैं, आप दो रो को बदल लीजिए, दो कॉलम को बदल लीजिए तो वैल्यू वही आएगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वही आएगा। 4 है तो 4 ही आएगा, बस यहाँ पर +4 आया तो यहाँ पर क्या है -4। हमने यहाँ पर C1 C3 पर किया, आप C1 C2 पर भी अप्लाई कर सकते हो, R1 R2 पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको 100% समझ में आ गया होगा। आप अपनी मर्जी से एक और एग्जाम्पल लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है। सीखने का मतलब है ये नहीं कि हम यही रट्टा मारेंगे, आपको सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। आप ऐसा ही कोई भी एक डिटर्मिनेंट अपनी मर्जी से ले लेना, दुगो को इंटरचेंज करके देखिए, आपको सेम वैल्यू मिलेगा, बस साइन अपोजिट मिलेगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए अब हमारी बारी है 5वां नंबर प्रॉपर्टी पढ़ने की। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है देखते हैं, कंटिन्यूअस वे में हम लोग देखते जाएंगे। P5 5वां नंबर प्रॉपर्टी। 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, 5वां नंबर प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए ऐसे प्रॉपर्टी है नहीं, फिर भी बना दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी पर है तो इसलिए हम सोचे इसी में बता देते हैं आपको। इसके लिए थोड़ा सा मैट्रिक्स की तरफ हम फिर से ले जाना चाहेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के आधार पर ये बनाया गया प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स में जैसे आपको एगो टाइप बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 में याद है, उसी तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और डायगोनल का स्पेशल टाइप्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 3 अभी बताऊंगा, 3 के बारे में, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। बस 2 मिनट का समय हमको दीजिए, हम एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली बार इस लेक्चर को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उनको जानना जरूरी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। देखिए ये आपको मान लिया कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, 5 6 7 2 9 8 6 5 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कह रहा है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसका रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होता है उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 1 1 है, इसका 2 2 है, इसका 3 3 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। बाकी किसी किसी के मन में सवाल आता है ये भी डायगोनल हो सकता है, लेकिन ये डायगोनल नहीं होता है। ठीक ना, केवल डायगोनल यही होता है। डायगोनल का पहचान है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, वैसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम बराबर। जैसे कि इस एलिमेंट को देख लीजिए, इसका पोजीशन नंबर रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 है, इसलिए ये हमारा डायगोनल में आएगा। इसका रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 है, इसलिए डायगोनल में आएगा। इसका रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 है, इसलिए डायगोनल में आएगा। अदरवाइज जैसे कि इसको देख लीजिए, इसका रो नंबर 1 है लेकिन कॉलम नंबर 2 है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है? अब समझिए, किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट, यानी जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब अगर जीरो होता है, यानी यहाँ पर भी जीरो कर दिया जाए, यहाँ भी जीरो कर दिया जाए, यहाँ भी जीरो कर दिया जाए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, ये सब जीरो बना दिया जाए, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या दे देते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स आप पहचान लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा नॉन डायगोनल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया हमने कहा 1 0 0 5, ये भी आपका डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि देखिए डायगोनल में, ये डायगोनल में है एलिमेंट, बाकी ये दोनों क्या है? नॉन डायगोनल, तो ये दोनों क्या है? जीरो। ये भी आपका क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल का स्पेशल टाइप्स होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में दो टाइप्स का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वर्ड से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल मतलब त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा एलिमेंट उसमें अरेंजमेंट होगा कि वो त्रिभुज के आकार का दिखेगा। ठीक है, आप देखिए, कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का अपर में या लोअर में सिर्फ एक ही तरफ जीरो रहेगा, एक तरफ एलिमेंट्स रहेगा। अगर दोनों तरफ देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों तरफ जीरो है तो इसका नाम तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के किसी एक तरफ पूरा का पूरा जीरो और एक तरफ पूरा का पूरा कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो उसका नाम दे दिया जाता है ट्रायंगुलर। अगर ऊपर में एलिमेंट रहेगा तो उसको अपर ट्रायंगुलर नाम देंगे, और नीचे में एलिमेंट रहेगा तो उसको लोअर ट्रायंगुलर नाम देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग एग्जाम्पल के भूखे होते हैं, एग्जाम्पल जब तक नहीं देखिए तब तक भरोसे नहीं कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये तो आपका डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल। अब नीचे जो तीन को जीरो आपको दिख रहा है, इस तीनों के जगह पर कुछ एलिमेंट डाल दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम दे दिए 3, कुछ भी ले लीजिए, -1, और यहाँ पर ले लीजिए 5। तो आप जरा सा गौर से देखिए, इसमें तंग आकार बना करके देखिए, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, आपको भी दिखेगा। देखिए ये आपको ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है? ये ट्रायंगुलर। देखिए ये नीचे की तरफ ट्रायंगल बना हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। इसी में इसको अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर। देखिए जरा सा दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जाएगा तो बुरा मत मानिएगा। देखिए इसमें ऊपर की तरफ ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ अपर ट्रायंगुलर। क्लियर है? तीन टाइप का मैट्रिक्स बताया, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। उम्मीद करता हूं कि तीनों आप लोग समझ गए कि किस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल कहेंगे। क्लियर है? तो इसी पर ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने बनाया, इसी पर आधारित है, डायगोनल पर, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। बात को सुनिए, बहुत आसान लगेगा। ठीक है,
अगर कभी डिटर्मिनेंट, अगर कभी कोई डिटर्मिनेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में रहे, अपर ट्रायंगुलर के रूप में रहे या लोअर ट्रायंगुलर के रूप में रहे, तो उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फिर से बात को सुनिए, हम जैसे कि मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट बना दें, ठीक ना, बना सकते हैं आराम से, दो को वर्टिकल लाइन के बीच में डाल देंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इससे पहले मैट्रिक्स है, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स आ भी डिटर्मिनेंट। अगर इसका वैल्यू आपसे पूछे, ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि R1 के एलोंग चाहे R2 के एलोंग चाहे C1 के एलोंग चाहे C2 के एलोंग इसको ब्रेक करने जाएंगे, ठीक ना। आप इसका वैल्यू डायरेक्ट, इसका वैल्यू बराबर क्या कहिएगा डायरेक्ट, अगर आपसे पूछे तो इसका वैल्यू क्या कहिएगा, इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा 5 गुने 9 गुने 3 बराबर 9 5 45 गुने 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13 135 इसका वैल्यू हो गया, खत्म। तो मैट्रिक्स अगर डायगोनल हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, इसका भी वैल्यू क्या होगा पता है, अगर इसको मैट्रिक्स के बदले डिटर्मिनेंट बना दे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 बराबर इसका आंसर हो गया। अच्छा, कितना आसान हो गया ना। प्रॉपर्टी पढ़ने से कुछ तो फायदा होता है ना, टाइम का बचत होता है, ठीक ना, कि हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स डायगोनल हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है, बहुत आसान है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं इसका लैंग्वेज, ठीक है। क्या कहा है प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ डिटर्मिनेंट in the form of diagonal matrix comma upper triangular matrix और lower triangular matrix, then value of determinant is the product of all diagonal एलिमेंट्स। क्लियर है, मैंने समझा दिया पहले, बाकी उसी को लैंग्वेज में लिखा है। अब 3 एग्जांपल ले लेते हैं, एक डायगोनल के लिए, एक अपर ट्रायंगुलर के लिए और एक लोअर ट्रायंगुलर के लिए। एग्जांपल देखिए, ठीक ना, आप निकाल करके देख लेना, आपको वही आएगा, ठीक है। हम ले रहे हैं 1 0 0 0 5 0 0 0 6 डायगोनल दिख रहा है। इसका वैल्यू निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कीजिएगा, इसके बराबर में डायरेक्ट 1 × 5 × 6 बराबर वैल्यू कितना हो गया 30। क्लियर है। दूसरा नंबर एग्जांपल हम आपके सामने अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर का ले लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाओ। दूसरा नंबर एग्जांपल है आपका अपर ट्रायंगुलर का 1 2 3 0 2 5 0 0 6 बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × 2 × 6 बराबर हो जाएगा 12। तीसरा नंबर एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर का 5 0 0 6 0 सॉरी 0 नहीं 6 3 0 0 2 5 -1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा 5 × 3 × -1 बराबर 15 × -1 बराबर -15। क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 5। कितना आसान है भाई, एक बार समझने के बाद बहुत आसान लगता है। आप भी अगर समझोगे इसके बाद आपको समय का बचत होगा। मैं पहले बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या करता है, आपको कैलकुलेशन को कम करने का काम करता है। ठीक है, आप जितना कम समय में बनाना चाहो तो प्रॉपर्टी का अप्लाई कीजिए, आपको फटाफट से डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन होते चला जाएगा।
पिछले वीडियो में भी मैं इस बात का मतलब जिक्र किया था कि प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है, एज लाइक मैजिक होता है, ठीक ना, कि आपको क्षण भर में कुछ वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू जो है फटाक से एक कम समय में बता देता है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिटर्मिनेंट को इजी वे में आसानी से जल्दी में सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 5 तक आप लोग क्लियर हो गए होइएगा। अभी हमारी बारी है प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ने की। मोस्ट VBIN सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी तक अपने 5 जो भी पढ़ा है वो आपको केवल वैल्यू निकालने के लिए आपको शॉर्ट तरीका दिया गया है एक, कि आप कम समय में उसको बना सको। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है सबसे ज़्यादा VBI और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल सॉल्व करने के लिए, आपके बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैक्सिमम टाइम इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत VBI है, ठीक है। आपके मन में अगर सवाल होगा चिंता मत कीजिए, इसके आगे भी 1-2 पॉइंट में लिखाऊंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी से अलग होगा सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ते। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा करके किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ उसको जोड़ या घटा देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम, यानी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? नहीं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा वो हम जानते हैं। चलिए, लेकिन मेरा बताना था इसलिए बता दिया। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर लीजिए। नॉन जीरो का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीरो छोड़ करके किसी भी नंबर से आप गुना कर लीजिए और किसी दूसरे रो के साथ या कॉलम के साथ उसको जोड़ या घटा दीजिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम रहेगा। क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल ही पहले दिखाता हूं, उसके बाद आपको मान लीजिए कि एक हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, लेट लेमडा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले तो आप इसका वैल्यू निकाल लो, उसके बाद ना इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ठीक ना। तो वैल्यू क्या निकालना है इसमें, आप निकालोगे 1 इंटू, डायरेक्ट कर दे क्या, चलिए पूरा का पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। 1 इंटू, इसको छोड़िए इसको छोड़िएगा तो 5 8 6 9 माइनस 2 इंटू इसको छोड़िएगा तो 4 7 6 9 प्लस 3 इंटू इसको छोड़िएगा 4 7 5 8 बराबर 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 बराबर 1 गुने -3 माइनस 2 गुने -6 और प्लस 3 गुने -3। क्या बात, -3 प्लस 12 माइनस 9, 12 12 यानी 12 और -12 बराबर क्या आ गया, 0। क्लियर है? तो इसका वैल्यू 0 आ गया। संयोग की बात है कि 0 आ गया है, ठीक है, ऐसा है नहीं कि हम जानबूझ के ऐसा लिए हैं, ठीक। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करें। हमने अप्लाई में क्या कहा, आपको क्या करने के लिए कहा कि किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर लीजिए। नॉन जीरो का मतलब आप ये भी समझ लो, आप 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर लीजिए और किसी दूसरे रो में या कॉलम में उसको जोड़ दीजिए, मर्जी है तो, या फिर घटा दीजिए, वैल्यू वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप अप्लाई क्या कर रहे हो, उसमें लागू क्या कर रहे हो, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से हम लोग, अप्लाई, हमको दिखाना बस ये है, मेरा मेन पर्पस यहाँ पर क्या दिखाना है
कि वैल्यू हमारा सेम रहेगा 0। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम जादू कर रहे हैं कि मतलब 0 का 0 ही आएगा। भाई आप जो बोलोगे वही करूंगा, रो नंबर में कर लो, कॉलम में कर लो, किसी एक में अप्लाई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसे एक सवाल ये भी क्लियर होता है कि अगर हम R1 में 1 से गुना कर ली तो वो R1 ही रह गया, और अगर R2 में जोड़ दिए तो मतलब तो हो गया R1 प्लस R2, हुआ कि नहीं। मतलब यहाँ से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम किसी दूगो रो को या दूगो कॉलम को आपस में जोड़ या घटा भी सकते हैं। जोड़ने घटाने का मतलब हुआ कि हम 1 से गुना करके जोड़ दिए या फिर घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कहीं पर हम दूगो रो या कॉलम को जोड़ ले तो ये मत समझे कि सर जी ऐसा तो प्रॉपर्टी पढ़े नहीं किए कि रो या कॉलम को जोड़ घटा सकते हैं, ये नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ही है वो, ठीक ना। हम 1 से गुना कर लिए और जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, मान लिया कि अप्लाई, हम R1 को ही बना ले रहे हैं, ज़्यादा उधर कहाँ जाए, R1 को बना ले रहे हैं। अप्लाई R1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, देखिए R1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि R1 है, तो R1 में जोड़ दे रहे हैं R2 को, मतलब ये समझिए कि 1 इंटू R2 कर दिए, तो वही बात नहीं हुआ, 1 से R2 में 1 से गुना करके और इसको जोड़ दिए, तो 1 इंटू R2 का मतलब R2 ही ना जोड़ेंगे भाई, सिर्फ R1 में R1 प्लस R2 कर रहे हैं। तो क्या पाएंगे हम लोग, जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा वी गेट, जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। मतलब R1 के जगह पर R1 प्लस R2 को जोड़ करके लिख भी देंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 ही आएगा। सो दिखाना है मेरा मन पर्पस। तो देखिए आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा बराबर हो जाएगा, इसको जोड़िए जरा सा, जोड़िएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है, 4 1 5 7 और ये 9, तो ये आपका हो जाएगा 5 7 9 और वो सेम रहेगा 4 5 6 7 8 9। इसका भी वैल्यू आप देख लो, आप निकाल करके देख लो, वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक ना। 5 इंटू 5 8 6 9 माइनस 7 इंटू 4 7 6 9 प्लस 9 इंटू 4 7 5 8 बराबर 5, कितना हो जाएगा 45 माइनस 48, 7 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 9 इंटू 32 और माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू ये आपका हो जाएगा -3 माइनस 7 इंटू -6 और प्लस 9 इंटू -3 बराबर -15 प्लस 42 और ये 9 तिया -27। अब ये दोनों निगेटिव है, जुड़ जाएगा तो आपका प्लस 42 और ये 15 और 27 कितना हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 बराबर कितना आ गया 0। क्लियर हो पा रहा है। हमने क्या किया कि अगर अप्लाई किए हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का लैंग्वेज लिखेंगे, चिंता मत कीजिए, उसी के लिए जगह छोड़े हैं, एग्जाम्पल पहले समझना जरूरी है। हम क्या किए हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले आपको निकाल करके दिखा दी कि इसका 0 आया है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई किए, जो प्रॉपर्टी हमने कहा है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरे रो में अगर जोड़ देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी फिक्स, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब उसको लैंग्वेज में लिखते रहें, ठीक है। इफ वी मेक ए रो और कॉलम, यानी अगर हम किसी रो या कॉलम को बनाते हैं, ये बनाने का ही ना काम, ये बनाए ना किए, यानी इफ वी मेक ए रो और कॉलम बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, by adding or subtracting with another row or कॉलम। यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, इफ वी मेक ए रो और कॉलम, मतलब हम एक रो या कॉलम को बनाते हैं बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, यानी जोड़ने और घटाने पर, विथ अनदर रो और कॉलम, मतलब दूसरे रो और कॉलम के साथ जोड़ने या घटाने पर, जो विथ अनदर रो और कॉलम बाय
multiplying by multiplying a non-zero number, then value of determinant will be remain fixed। लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है, जो भी हो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए, इसका मतलब समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट के रो में या कॉलम में, किसी डिटर्मिनेंट के रो में या कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से गुना करके अगर किसी दूसरे रो या कॉलम में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ लो, घटा लो, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ लो या घटा लो, वैल्यू वही रहने वाला है। क्लियर हो पा रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल, और आप खुद से भी ऐसा 2-3 करके देखिएगा। प्रैक्टिस इस पर नहीं करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा ये प्रॉपर्टी नंबर 6, और इसका सबसे ज़्यादा यूज है, यही सबसे ज़्यादा यूज आपको सवाल में बनाने में आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारी बारी है सवाल सॉल्व करने की, क्वेश्चन, ठीक है। आप एक्सरसाइज देखिएगा, 6 का भी आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट होगा, उसमें पूरा का पूरा सवाल यही होगा, प्रूफ डेट फलनामा बराबर चिलनामा दिया होगा, कुछ दिया होगा, उसके बराबर कुछ प्रूफ करना होगा। तो अभी तक आप प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़े हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, किस तरीके से होगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे कहाँ पर। सवाल दे देगा तो कब कहाँ पर क्या करेंगे। हमने 6 पढ़ा दिया, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर कब कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सवाल को देख करके थोड़ी ना पता चलेगा कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करेंगे कि 2 करेंगे कि 3 करेंगे कि 4 करेंगे, 5 या 6। ठीक, सही, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपके मन में जो शंका उठ रहा है वो भी सही है, उसको ख़त्म करना मेरा काम है कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाए। तो वो तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आराम से सुनिएगा इसको, ठीक ना। अगर आपको एक बार में ये बात नहीं समझ में आए तो 2-3 बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहली बात, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी आप अप्लाई जो करना है वो तो करेगा ही, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली नंबर बात कि आप क्वेश्चन को और प्रूफ डेट को पहली बार अच्छे तरीके से एक बार पढ़िए। आपको प्रूफ करना क्या है इसको हमेशा ध्यान में रखना है। प्रूफ जो करना है वही आपको लाना रहे। तो आपका यथासंभव पहले प्रयास होगा कि डिटर्मिनेंट के अंदर वो चीज बनाना जो उसमें प्रूफ करना है। क्लियर हो पा रहा है? पहली बात मैंने क्या कहा कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट में प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है वही आपको लाना भी है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर वो आपको बनाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, जैसे लाना हो लाइएगा। क्वेश्चन देखने के बाद तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक ना। मैं तरीका सिखा रहा हूं। दूसरी बात, कभी भी अगर किसी रो या कॉलम में आप सेम एलिमेंट देख लो कि एक नंबर रो में पूरा का पूरा मान लो कि 1-1-1 है या 2-2-2 है या 5-5-5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली काम उसमें क्या कीजिएगा, दूगो एलिमेंट को आप 0 बना लीजिएगा। पहले नहीं पढ़ा है बात, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जब मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एक रो में या एक कॉलम में अगर सेम एलिमेंट दिख जाए कि 1-1-1 है, तीनों में 1-1-1 है, तो पहला काम होगा किसी 2 को 0 बना लेना। 0 कैसे बनाएंगे? घटा करके। अभी ना प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ेंगे, किसी एक रो में से किसी दूसरे रो को घटा सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। तीसरा बात, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, लगे कि इसमें कुछ अप्लाई होने वाला है ये नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, किसी क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, चिंता मत कीजिए। तो वहां पर आपका सबसे पहला फोकस होगा कि उसके अंदर जितना संभव हो सके 0 बनाना है।
देखिए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का एक मूल मंत्र है कि उसके अंदर में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आप बना दीजिए, जितना मैक्सिमम जीरो उसमें बन जाएगा उतना आसान होगा उसको सॉल्व करना, उसको ब्रेक करना। तो ये 3 मूल मंत्र मैं बताया हूँ, ठीक ना। वैसे इसके बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़े से वीक है, जिनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत काम का चीज़ है, ठीक ना। रामबाण की तरह काम करेगा ये। पहला नंबर बात मैंने क्या कहा है कि हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, वही चीज़ उसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर बनाओगे, ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी रो या कॉलम में अगर सेम एलिमेंट दिखे, एक पूरा का पूरा रो में सेम एलिमेंट दिखे या पूरा का पूरा कॉलम में सेम एलिमेंट दिखे, तो पहला काम होगा 2 एलिमेंट को जीरो बना लेना। जीरो कैसे बनाएंगे? घटा करके। और तीसरा काम मैंने क्या कहा है कि अगर आपका पूरा का पूरा दिमाग काम करना बंद कर दे, लगे कि नहीं इसमें कुछ प्रूफ करने वाला है, वो भी नहीं आ पा रहा है, और 2 रो मतलब 1 रो का पूरा एलिमेंट भी जीरो नहीं दिया है, तो आप प्रयास कीजिए कि जितना जीरो उसके अंदर में बन सके, यथासंभव उस डिटर्मिनेंट के अंदर में जितना जीरो बन सके उतना बना लो। उसके बाद आपको एक्सपेंशन करने में आसानी होगी, ठीक है। और एक लास्ट और चौथी बात कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी नंबर से गुना करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो उसके वैल्यू को सेम रखने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस चीज़ से गुना कर रहे हो उतना ही चीज़ से उसमें भाग भी देना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो नंबर 1 में अगर आप a से गुना कर रहे हैं, तो आपको उसके बगल में 1/a भी लिखना पड़ेगा। a से 1/a मतलब क्या हो गया, a से आप भाग भी दे रहे हैं और a से गुना भी कर रहे हैं। ये बात आप लोग पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ में जितना चीज़ से अगर गुना करते उतना ही चीज़ से अगर भाग करते तो उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये 4 बातें मैंने बताई हैं, क्लियर है। मैं एक एक करके नोट पॉइंट में आपको इस बात को बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चारों मेथड बताऊंगा, मतलब चारों पॉइंट लिखाऊंगा नोट करके फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका क्लियरेंस हो सके कि 100% हाँ हम समझ पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।